पहली पहली बात है कि ज्योमेट्रिकल शेप, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को ज्योमेट्रिकल शेप फिक्स होता है। उनका ज्योमेट्रिकल शेप एक जगह से दूसरी जगह मूव करने पर चेंज नहीं होता, सेम ही रहता है। चेंज नहीं होता, सेम ही रहता है। ठीक है, तो भाई क्यों होता है? दे हैव फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप, क्योंकि इनकी जो अरेंजमेंट है एटम्स की, आयंस की, मॉलिक्यूल्स की, वो फिक्स पोजीशंस पे होगी। एक जैसी जिस भी पार्ट में जाएं, एक जैसी अट्रैक्टिव फोर्स होगी तो डिस्टेंस भी फिक्स होगा, एंगल्स भी फिक्स होंगी। इस वजह से पार्टिकल्स एक फिक्स जगह पे अरेंज करते हैं खुद को, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स जो है यूनिफॉर्म होने की वजह से पार्टिकल का डिस्टेंस भी फिक्स रहेगा, पार्टिकल्स की एंगल्स भी फिक्स रहेंगी। तो सॉलिड को क्या होगा? सॉलिड को फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप होगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप्स बिकॉज इन दीज सॉलिड्स पार्टिकल्स आर थ्री डायमेंशनली अरेंज्ड एंड पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन फिक्स पोजीशंस। फिक्स पोजीशन पे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे उनकी अरेंजमेंट वेरी नहीं करती। ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ देयर पार्टिकल्स, रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन होती है। पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव कर सकता है, पर उनमें रैंडम मूवमेंट नहीं होगी। यूनिफॉर्मिटी इन कोहेसिव फोर्सेस, के कोहेसिव फोर्सेस बराबर होंगी, तो इस वजह से इनको ज्योमेट्रिकल शेप होता है। तो एग्जांपल सोडियम क्लोराइड क्यूबिक शेप में मिलेगा आपको। शेप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड डज नॉट, इसको रहने दी। आगे प्रॉपर्टी ये है कि क्रिस्टल का जो शेप है, अगर आप क्रिस्टल को डिफॉर्म करते हैं, अगर आप क्रिस्टल को डिफॉर्म करते हैं, से आपने क्रिस्टल को तोड़ दिया छोटे छोटे पीसेस में, क्लीवेज करते हैं, तो वो जो क्लीवेज छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, जो क्लीव्ड सॉलिड होगा, उनकी माइक्रोस्कोपिक थ्री डायमेंशन अरेंजमेंट सेम होगी, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस सेम नहीं होगी। जब आप किसी लार्ज पीस को तोड़ते हो तो छोटा पीस फिजिकली जो आपको अपेरेंट दिखाई देगा, वो कोई ट्राइंगल होगा, कोई रेंडमली होगा, कोई कैसा होगा, कोई कैसा होगा। हम बात करें माइक्रोस्कोपिक लेवल की, जो हमें दिखाई नहीं दे रही, तो उनमें जो इंटरनल अरेंजमेंट है, उनमें जो इंटरनल अरेंजमेंट है वो क्या होगा? जो बेसिक यूनिट है, जो सेल डायमेंशन है, वो सेम रहेगा। उनका जो यूनिट सेल है वो सेम रहेगा। उनमें जो पैटर्न है अरेंजमेंट का, यानी क्रिस्टल लेटाइस है, वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अल्दो फिजिकल अपीयरेंस जो आपको छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे रहे हैं वो चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है। व्हाट इज मेल्टिंग? अब शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, हम मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या पढ़ रहे हैं? अ टेम्परेचर एट विच सॉलिड बिकम्स लिक्विड, कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड हो जाए, ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड हो जाए उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्योंकि सारा सॉलिड एक ही टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। भाई ऐसा क्यों है? एक ही टेम्परेचर पे मेल्ट क्यों होगा? कि अगर हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसकी अट्रैक्टिव फोर्स हर जगह पे एक जितनी होगी, तो एक ही टेम्परेचर पे सारा सॉलिड मेल्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास एमार्फस सॉलिड है, उसके पास एक नहीं बहुत सी मेल्टिंग पॉइंट होंगी, तो उसको मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं या डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब देखिए, एमार्फस सॉलिड में जो पार्टिकल डिस्टेंस है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट वेरी करता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट वेरी करता है। तो जहां पार्टिकल्स क्लोज होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स भी क्लोज होगी। अगर अट्रैक्टिव फोर्स क्लोज होगी तो उस जगह पे मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरआयोनिक यानी कोहेसिव फोर्सेस कर ले आप। ठीक है, जहां पे पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स थोड़ा दूर हैं, जहां पे सॉलिड पार्टिकल्स थोड़ा दूर हैं, अट्रैक्टिव फोर्स वीक होगी। जब अट्रैक्टिव फोर्स वीक होगी, जब अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी? वीक होगी, फिर क्या होगा? फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? कम होगी। फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि एमार्फस सॉलिड एक टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होगा। एक जगह से दूसरी जगह जब आप मूव करोगे तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर चेंज होता जाए। इसलिए हम कहते हैं कि वो, उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट हो। उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होती है? डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट हो। अच्छा, तो बात करें तो किसकी भाई? जो मेल्टिंग पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो है,
तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्स एक जैसी होती है हर जगह पे, इस वजह से वो सिंगल टेम्परेचर पे मेल्ट होंगे। इसको हम कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट, तीखी मेल्टिंग पॉइंट। ये बात समझ आ रही है? तो एमार्फस सॉलिड जो है वो एक से ज्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट होंगे, एक पे नहीं होगी। जल्दी बताएं क्यों? एमार्फस सॉलिड में अट्रैक्टिव फोर्स एक जैसी नहीं होती है। ये बात समझ आ रही है? तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करती है अट्रैक्टिव फोर्स पे। अगर एक जगह पे दूसरी है, दूसरी जगह पे दूसरी है, तो मेल्टिंग पॉइंट चेंज होगी ना। सिंपल सा फंडा है। चलिए नेक्स्ट है क्लीवेज एंड क्लीवेज प्लेन। तो अगर मान लें आप सॉलिड को इस डायरेक्शन से क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो सॉलिड इस प्लेन से क्या होगा, ब्रेक होगा, और इस तरफ क्या होगा, ब्रेक होगा। इस प्लेन को हम कहते हैं क्लीवेज प्लेन। जब आप इस किसी सॉलिड को एक डायरेक्शन से फोर्स लगाओगे और आपकी जो अप्लाइड फोर्स है वो इसकी कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है, तो कंप्रेशन होगी या डिफॉर्मिटी होगी? क्या होगा? कंप्रेशन होगी, डिफॉर्मिटी होगी? डिफॉर्मिटी होगी। ठीक है, तो ये सॉलिड टूट जाएगा। अगर आपने आपका अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन में, तो सॉलिड इस प्लेन से ब्रेक होगा। तो जिस प्लेन से ब्रेक हो रहा है उसको हम क्लीवेज प्लेन कहेंगे, और जो टुकड़े टुकड़े हो रहा है इसको क्लीवेज कहेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है, द ब्रेकेज ऑफ बिग क्रिस्टल इनटू स्मॉलर क्रिस्टल ऑफ आइडेंटिकल शेप। अब आइडेंटिकल शेप, बाजार शेप तो एक जैसा नहीं होगा। अगर आपने मान लें इस सॉलिड को आपने तोड़ा है, तो पॉसिबल है आपको इस तरह से मिले, इस तरह से मिले, इस तरह से मिले, इस तरह से मिले, इस तरह से मिले। छोटे छोटे टुकड़े, जो फिजिकल अपीयरेंस है वो तो एक जैसी नहीं होगी, पर हम बात करें इनकी जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, इनकी जो अरेंजमेंट है बड़े क्रिस्टल में जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में भी वैसी ही रहेगी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लीवेज। और पीछे हमने यही एक पॉइंट मैंने छोड़ी थी कि जब हम सॉलिड को क्लीव करेंगे, तोड़ेंगे, तो उनकी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट चेंज नहीं होती। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, so what is cleavage? The breakage of big crystal into smaller crystal of identical shape is called cleavage. तो जब भी आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को तोड़ोगे तो वो किसी न किसी पर्टिकुलर प्लेन से ब्रेक होगा। ब्रेक कहां से होगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ योर अप्लाइड फोर्स? जहां से आपकी अप्लाइड फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन से क्या होगी? क्लीवेज। यानी उसी डायरेक्शन में क्लीव होगा, पर उसके जो मूवमेंट का डायरेक्शन होगा वो अगेंस्ट योर फोर्स होगा। चलें, अच्छा एग्जाम्पल की बात करें कि ये सोडियम सल्फेट है, सोडियम नाइट्रेट है, कैल्शियम एसीटेट, मिका क्रिस्टल्स कैन बी क्लीव इजिली पैरेलल टू द सरफेस। कि आप ऊपर से जो है सरफेस के पैरेलल से उसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, पर परपेंडिकुलर जो है वो आप नहीं कर सकते। पैरेलल यानी इस तरह से आप कर सकते हो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस नहीं कर सकते। तो ये एक जो है क्लीवेज हो गई आपकी। नेक्स्ट चीज है हैबिट ऑफ द क्रिस्टल। मान लें हम सोडियम क्लोराइड, पहली बार की क्रिस्टल बनता कैसे? भाई क्रिस्टल बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो आप के पास कोई इम्प्योर सॉलिड है, आपने उसको प्यूरिफाई किया, प्यूरिफाई करने के बाद उसकी आपके पास हार्ड सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, आप उस सॉल्यूशन को आहिस्ता आहिस्ता कूल करोगे तो वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास मोल्टेन सब्सटेंस को आप आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करोगे तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, क्रिस्टल्स बनेंगे। तो व्हाट इज हैबिट ऑफ क्रिस्टल? मान लें कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड को जब भी आप सॉल्यूशन से क्रिस्टलाइज करोगे, यानी सोडियम क्लोराइड की हॉट से सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड की हॉट सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन को जब आप कूल करोगे तो इट ऑलवेज गिरो इन द क्यूबिक फॉर्म। तो ये किस, इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस होगी वो, यानी इसका जो क्रिस्टल बनेगा वो किस फॉर्म में, किस शेप में गिरो करेगा? क्यूबिक फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड हैबिट ऑफ क्रिस्टल। दिस इज कॉल्ड हैबिट ऑफ क्रिस्टल। मतलब क्या हुआ कि क्रिस्टल जो है जब इसको हम क्रिस्टलाइज करते हैं, जब हम क्रिस्टल को क्रिस्टलाइज करते हैं तो वो किस फॉर्म में, किस फिजिकल शेप में ग्रो करता है, दैट इज कॉल्ड हैबिट ऑफ क्रिस्टल। तो नॉर्मली जो कोई भी सॉलिड होता है वो एक ही फॉर्म में ग्रो करता है। अगर आपको वो फॉर्म पसंद नहीं है, अगर आपको वो फॉर्म पसंद नहीं है तो आप उसकी फॉर्म, फिजिकल फॉर्म चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो?
कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड ग्रोज इन क्यूबिक शेप विथ 6 फेसेस। क्यूबिक शेप छक्का हो गया भाई, छक्का। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 6 फेसेस होते हैं। इस फॉर्म में ग्रो करता है। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता, भाई कह रहा कि 10% यूरिया डाल दो। 10% यूरिया सोडियम क्लोराइड में मिक्स करके इनकी हार्ड सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए, उसके बाद इसको कूल करें तो आपको ऑक्टाहेड्रल नीडल शेप क्रिस्टल मिलेंगे इंस्टेड ऑफ क्या, क्यूबिक। तो आप हैबिट को चेंज कर सकते हो, यानी जो फिजिकल ग्रोथ है क्रिस्टल की उसको चेंज कर सकते हो। नॉर्मली अगर आप कोई चीज ऐड नहीं करते तो क्रिस्टल की हैबिट वही रहेगी, उसी जनरल फॉर्म में वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। अगर आप इंप्योरिटी ऐड करते हो तो फिर आप हैबिट को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट चीज है ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल। इन दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। व्हाट इज क्रिस्टल ग्रोथ के आपने क्या किया कि जो सब्सटेंस था उसकी सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन को आपने कूल करना शुरू किया। अब जो साइज ऑफ क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल भाई क्यूबिक तो बना, भाई छोटा क्यूब बनेगा, बड़ा क्यूब बनेगा या और बड़ा क्यूब बनेगा। तो ये जो साइज ऑफ द क्रिस्टल है इसको आप क्रिस्टल ग्रोथ से कंट्रोल कर सकते हो। जो हैबिट ऑफ क्रिस्टल है इसको आप चेंज कर सकते हो इंप्योरिटी डाल के, पर साइज ऑफ क्रिस्टल, हैबिट सेम ही है, हैबिट सेम ही है, क्यूबिक क्यूबिक क्यूबिक, बट साइज को आप कंट्रोल कर सकते हो बाय चेंजिंग द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, द एक्सटेंट ऑफ कूलिंग। अब मान लें कि आपके पास हार्ड सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो आप उसको इमीडिएटली कूल करते हो या थोड़ा टाइम देके कूल करते हो, आहिस्ता आहिस्ता कूल करते हो, या आप उसको बिल्कुल ही आहिस्ता कूल करते हो। जितना जल्दी कूल करोगे आपको क्रिस्टल की साइज छोटी मिलेगी, जितना स्लोली कूल करोगे तो क्रिस्टल जो है वो लार्ज फॉर्म में ग्रो करेगा। तो दो चीजें एक बार फिर मैं रिपीट कर लूं। हैबिट ऑफ क्रिस्टल का मतलब है कि क्रिस्टल जनरली किस फॉर्म में ग्रो करता है, वो जनरली उसी फॉर्म में ही ग्रो करेगा। अगर आप उसमें कोई इंप्योरिटी डालते हो तो आपका जो क्यूबिक क्रिस्टल है, ये कह रहा है कि फ्लैट भी हो सकता है, ये ऑक्टाहेड्रल भी हो सकता है, ये ट्राइगोनल भी हो सकता है, ये नीडल शेप ऑक्टाहेड्रल भी हो सकता है, कोई भी आप फॉर्म बना सकते हो। इंप्योरिटी, नेचर ऑफ इंप्योरिटी पे डिपेंड करता है। पर अगर आप हैबिट में रहते हुए आप इंप्योरिटी नहीं डाल रहे, पर आप क्रिस्टल की साइज या ग्रोथ जो है क्रिस्टल की उसकी साइज को कंट्रोल करना चाहते हो, तो ये डिपेंड करता है किस चीज पे, ये डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है टाइमिंग एंड कंडीशंस ऑफ जो है क्रिस्टलाइजेशन पे, कि आप टाइम कितना दे रहे हो, कूल कितने टाइम में कर रहे हो। जितना देर से करोगे उतना बड़ा क्रिस्टल ग्रो होगा, जितना जल्दी करोगे छोटा, यानी टाइमिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ क्रिस्टल। स्लोनेस इज इन कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, साइज ऑफ क्रिस्टल। ये बात समझ आ रही है? क्लियर है? दो पॉइंट, हैबिट और क्रिस्टल ग्रोथ दोनों क्लियर है मेरा? जल्दी बताएं, दोनों क्लियर है? बिल्कुल, कोई डाउट? चलिए, अब ये आ रहा है तो फर्दर टाइम वेस्ट नहीं करते। आजकल मॉक टेस्ट की सीजन लगी हुई तो सारे आए जाएंगे, भाई क्या करें। एनिसोट्रॉपी, तो प्रॉपर्टी पे बाद में आते हैं। इस पॉइंट को जरा देखें, आपके पास फिगर होगी, ठीक है? इसको देखें, वाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी, जब आप ए से बी मूव कर रहे हो तो आप देखें कि एक जैसे पार्टिकल क्या आ रहे हैं, रास्ते में आ रहे हैं, इस साइड भी एक जैसे हैं, इस साइड भी एक जैसे, तो आपको अरेंजमेंट होमोजीनियस दिखाई दे रही है, एक टाइप की अरेंजमेंट दिखाई देगी। अब यहां से अगर आप मूव करते हैं सी टू डी, आप देखें एक टाइप का, दूसरी टाइप का, एक टाइप का, दूसरी टाइप का। तो यहां पे जब आप मूव कर रहे थे तो अरेंजमेंट में सेम काइंड के पार्टिकल्स आ रहे थे, जब यहां से मूव कर रहे हैं तो पार्टिकल की अरेंजमेंट चेंज हो रही है। अब ये क्या है? एनिसोट्रॉपी इन क्रिस्टल्स, यानी हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की। भाई हमने तो पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में तो सेम अरेंजमेंट होती है, फिर ये क्या सीन है? ये तो डिफरेंट अरेंजमेंट है। बिल्कुल देनी चाहिए मॉक टेस्ट। बताएं, हमने तो ये पढ़ा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है, फिर ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है? ये तो अरेंजमेंट डिफरेंट है।
ये क्या बात हुई, कौन बताएगा? है किसी के पास आंसर? है किसी के पास या मैं बताऊं? यूनिट सेम है नहीं, रेगुलर रेगुलर तो है, यूनिफॉर्म तो है ना, किधर है यूनिफॉर्म? भाई एक प्लेन पे दूसरी अरेंजमेंट है, दूसरे प्लेन पे तीसरी है। हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट सेम होगी। ये तो हम सिंगल प्लेन की बात करें ना, एक भाई हमने वाई एक्सेस उठा ली, दूसरी जेड एक्सेस उठा ली, तो वाई और जेड में तो डिफरेंट होने ही होने। हमने पढ़ा था कि थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट सेम होती है, थ्री डायमेंशनली तो सेम ही है, थ्री डायमेंशनली तो सेम ही है। अब देखिए दूसरी क्या चीज है, मान लें कि अगर, ठीक है, अब इस साइड से जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, इस साइड से डिफरेंट है, तो कंडक्टिविटी की बात करें, भाई मेटल है, कंडक्टिविटी की बात करें, तो अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स इजिली जो है, या मान लें कि आपके पास ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में डिफरेंट लेयर्स होते हैं, और डिफरेंट लेयर्स में वीक फोर्स होती है, वेंडरवाल फोर्स, वीक फोर्स होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी के लिए। अब यहां से जो है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, तो मुझे बताएं ग्रेफाइट में परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन, कंडक्टिविटी कहां से ज्यादा होती है? अब कंडक्टिविटी है क्या? फ्री फ्लो ऑफ चार्जेस, ये इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव हो जाए इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पे वीक फोर्सेज है, परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल टू द लेयर्स, परपेंडिकुलर टू द लेयर्स स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कंडक्टिविटी का वैल्यू किस साइड पे ज्यादा होगा, पैरेलल या परपेंडिकुलर? पैरेलल ज्यादा होगा, क्यों? है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, पर डिफरेंट प्लेन्स पे डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, सच एज कंडक्टिविटी, सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सच एज एलिएबिलिटी, सच एज डिफॉर्मिटी, सच एज क्लीवेज। ये प्रॉपर्टीज जो है डायरेक्शनल कैरेक्टर पे होती हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट जो है क्या कहते हैं बिहेवियर शो करती हैं। तो सच प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड which have different magnitudes in different directions, they are called anisotropic properties. The phenomena is called anisotropism or anisotropy. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंट प्लेन्स पे डिफरेंट अरेंजमेंट होने की वजह से, डोंट फॉरगेट थ्री डायमेंशनली सेम अरेंजमेंट है, पर एक प्लेन को दूसरे से कंपेयर करेंगे तो अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी, उसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो the properties having different magnitudes, different directions are called properties. Even though crystalline solid is homogeneous, एक जैसी अरेंजमेंट होती है, still it has different properties in different directions because of different arrangement in different directions or different planes के लिए। तो क्लीवेज प्लेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिक थर्मल कंडक्टिविटी, ये चीजें जो है कुछ ऐसी हैं तो इनका वैल्यू जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में, क्लीवेज में हमने पढ़ा था मीका शिका, ये जितने भी हैं, मीका ने वो गाना गाया था बसंती याद कुत्तों के सामने न नाच, तो वो जो मीका है, वो जो मीका है, वो मीका पैरेलल टू द प्लेन टूट जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं टूटेगा, पैरेलल टू द प्लेन टूट जाएगा। चलो भाई, बसंती से पहले खुद टूट गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो आगे बढ़े, बसंती तक कोई प्रॉब्लम? बसंती तक कोई प्रॉब्लम बेटा? बिल्कुल बिल्कुल, ओके। बसंती को करते हैं आजाद, हम आते हैं सिमेट्री पे। व्हाट इज सिमेट्री? मान लें आपके पास क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल कुछ इस तरीके से होता है, ये क्यूबिक क्रिस्टल, वो जो आप लूडो खेलते हैं वो जो छक्का होता है, ठीक है, उसको आप जैसे ही घुमाएंगे तो व्हाट इज द सिमेट्री? सिमेट्री इज अ रोटेशनल ऑपरेशन दैट ब्रिंग क्रिस्टल इनटू इट्स ओरिजिनल शेप। तो आप जब छक्के को घुमाएंगे एवरी 90 डिग्री पे जब आप उसको रोटेट करेंगे, उसका जो फेस है वो रिपीट होगा, 4 मरतबा उसका फेस रिपीट होगा जब आप उसको 360 डिग्री पे क्या करोगे? रोटेट करोगे। तो जब आप छक्के को, लूडो के छक्के को 4 मरतबा रोटेट करोगे 360 पे, सॉरी 360 पे जब रोटेट करोगे तो 4 टाइम्स
4 टाइम्स जो है इसकी अपीयरेंस रिपीट होगी, तो हम कहते हैं सिमेट्री। तो व्हेनेवर अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रोटेटेड एट अ सर्टेन एंगल और 360 डिग्री एंगल, तो उसकी जो अपीयरेंस है वो क्या होगी, रिपीट होगी सेवरल टाइम्स। अब कितने टाइम रिपीट होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक। तो हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक। तो देयर आर सर्टेन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स व्हिच आफ्टर रोटेशन टू सर्टेन एंगल की अपीयरेंस रिपीट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। और 1:30 बजे तक खिला सकते। आइसोमेरिज्म, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। मास का मतलब होता है फॉर्म, आइसो का मतलब होता है सेम, मास का मतलब क्या होता है, फॉर्म। तो व्हाट इज आइसोमेरिज्म, आइसो मींस सेम, मास मींस फॉर्म, फॉर्म और शेप। Form means same. Iso means same. Mass means far. If we have two different compounds, let's suppose we have sodium fluoride and we have magnesium oxide. Now these are the two different compounds, but these both different compounds have same geometrical shape. Both of them exist in cubic shape. अगर दो डिफरेंट कंपाउंड्स के ज्योमेट्रिकल शेप सेम है तो इस प्रॉपर्टी को आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। यानी डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है, आयनिक साइज डिफरेंट है, ठीक है, सिर्फ ज्योमेट्रिकल शेप और एटॉमिक रेशियो सेम है, 1:1, 1:1। तो आइसोमॉर्फ्स में दो चीजें कॉमन होती हैं, वन इज द एटॉमिक रेशियो, अदर इज द ज्योमेट्रिकल शेप। तो ज्योमेट्रिकल शेप सेम है। अब क्योंकि ये डिफरेंट कंपाउंड हैं, डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन है, एक बात बता दूं, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पे फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं और कंपोजिशन पे, केमिकल कंपोजिशन पे केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इन दोनों में क्या चीज सेम है, केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है दोनों की, तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी। दोनों की केमिकल चेंज है तो फिजिकल ऑटोमेटिकली चेंज होगी। तो आइसोमॉर्फ्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? अच्छा, ये एग्जांपल्स हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रोट, ये आपको रोम्बोइडल शेप में मिलेंगे, जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड हेक्सागोनल में मिलेंगे, रहने देते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब है मेनी, कंपाउंड एक ही है। आइसोमॉर्फिज्म में हमने देखा कि दो डिफरेंट कंपाउंड थे, शेप सेम था, कंपाउंड एक ही है, कंपाउंड वही है, शेप डिफरेंट है। भाई एक आपका हो गया कैल्साइट, दूसरा आपका हो गया एरेगोनाइट। अब इस चीज में क्या है, कंपाउंड सेम है, अतः पानी पिया, हाँ जो ट्रेड यत्ते चला मोकलेन बस, हाँ यत्ते चला मुझे। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक ही कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट एक ही कंपाउंड है पर डिफरेंट फॉर्म्स में मिल रहा है, तो केमिकल कंपोजिशन तो एक ही है, तो दोनों फॉर्म्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, फिजिकल सेम होंगी, एक सेम एक डिफरेंट या दोनों डिफरेंट होंगी, क्या होगा? एग्जांपल मेमोराइज करोगे ना फिर क्या करोगे, बाकी डेफिनेशन याद करके जाओगे। केमिकल क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन सेम है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज पर फिजिकल क्या होंगी, चेंज होगी। सॉरी, केमिकल सेम होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी, ठीक। तो कैल्शियम कार्बोनेट ट्राइगोनल कैल्साइट फॉर्म में होता है, ऑर्थोरोम्बिक एरेगोनाइट फॉर्म में होता है। चलें भाई, अब तीसरी बात आती है एलोट्रोपिज्म। अब आइसोमॉर्फ्स दो डिफरेंट कंपाउंड्स, सेम ज्योमेट्रिकल शेप, पॉलीमॉर्फ एक ही कंपाउंड डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक है। एलोट्रोपिक फॉर्म, फर्क क्या है पॉलीमॉर्फिज्म में और एलोट्रोपिज्म में? फर्क यह है कि पॉलीमॉर्फ जो है कंपाउंड होता है, एलोट्रॉप जो है वो एलिमेंट होता है। ये बात समझ रहे हैं? ये पॉलीमॉर्फ्स जो हैं हमेशा क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, एलोट्रॉप आपके क्रिस्टलाइन भी होते हैं, एमार्फस भी होते हैं, गैस भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं
और होते एलिमेंट। ये बात समझ आ रही है? एलोट्रॉप क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन हो सकता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोपिक फॉर्म। तो अगर एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट करता है उसको हम एलोट्रोपिक फॉर्म कहेंगे। अगर कंपाउंड डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट करता है उसको हम पॉलीमॉर्फ कहेंगे। तो ये दोनों में थोड़ा फर्क समझ आ रहा है बेटा? दोनों में फर्क समझ आ रहे हैं? तो पॉलीमॉर्फ जो है वो सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं और आपके जो एलोट्रॉप होते हैं वो एलिमेंट होते हैं। तो एलोट्रोपिक फॉर्म मिसाल तो आप कार्बन की ले लें, तो कार्बन भाई क्रिस्टलाइन भी फॉर्म भी होती हैं और नॉन क्रिस्टलाइन भी होती हैं। सल्फर को ले लें, सल्फर की गैस भी होती हैं, लिक्विड भी होती हैं, सॉलिड भी होती हैं, और जो है आपके क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन भी होती हैं। आखिरी चीज रह गई वो मैं आपको बता दूं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। व्हाट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर? लास्ट थिंग ऑफ द डे, आखिरी चीज क्या है? ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब देखिए, अगर हमारे पास दो एलोट्रोपिक फॉर्म हैं या दो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म हैं, तो एक टेम्परेचर आता है जहां पे फॉर एग्जांपल अल्फा सल्फर है एंड हमारे पास बीटा सल्फर। अदर वर्ड में कहें कि ऑर्थोरोम्बिक सल्फर है, मोनोक्लिनिक है। अदर वर्ड में कहें ऑर्थोरोम्बिक है, प्रिज्मेटिक है, कुछ भी कह लें, ठीक है। तो इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो है 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी एट दिस टेम्परेचर बोथ अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। तो इस टेम्परेचर पे ट्रांजिशन टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर जिस पे दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होंगी? इक्विलिब्रियम में होंगी। अगर आप इस टेम्परेचर को कम